वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन हमारा आज पाकिस्तान डे स्पेशल, क्योंकि आज की जो खुशी है, इस दिन की जो अहमियत है, वो पाकिस्तानियों के लिए कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आज ही का दिन था जब पाकिस्तान वजूद में आया। और यकीनन आज जहाँ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का जिक्र करते हैं, एक पेंडेमिक की फ़िज़ा में हैं, मुख्तलिफ ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इंटरनल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये बड़ा अहम है कि हम उन लोगों से रुजू करें जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ट्रूली दे आर द थिंकर्स, they are in touch with the pulse of the people। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है और इनसे हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ मानी जाती है हमारी यूथफुल पॉपुलेशन, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत के हवाले से भी उनको इम्यूनिटी दी है। हमने देखा कि जिस तरह का ज़ोर पेंडेमिक का हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन जहाँ हम चाहेंगे कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ ही रहे, खुदा ना खास्ता ये कोई हमारी लाइबिलिटी ना बन जाए, हमारे लिए मुश्किलात ना बन जाएं, वो होता है जब आप इनकी तरबियत नहीं करते, आप इनको डिसिप्लिन नहीं देते, आप इनको होप नहीं देते। तो हाउ कैन वी पुट ऑल ऑफ दैट टुगेदर एंड स्पेशली व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड 2021 के बाद, ये हमारे अहम सवालात होंगे। आज जो ब्रिलियंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, कराची स्टूडियो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा हमारी बहुत प्यारी हैं, मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर बड़ा ज़बरदस्त बोलती हैं। हमारे साथ हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स हमें वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं एन अदर वेरी प्रोमिनेंट स्टार ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने शुरुआत और उनकी वजह शोहरत उनकी गुलकारी बनी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनका फोकस पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना है और इस शोबे से वो काफ़ी अरसे से मुंसलिक रहे हैं। ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। पहले एक बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आए, आई एम पेड टू लर्न, और उसके बाद अडॉप्टिंग अ गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज जिस स्केल में पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत है या तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक अपना इदारा बना के इनिशिएटिव लेके नहीं, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रॉय। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। वालेकुम अस्सलाम जी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे बुजुर्ग, हमारे मेंटोर, somebody who's a definitely a loved थिंकर एंड फिलोसोफर ऑफ पाकिस्तान। इनकी शायरी की तरफ अगर देखें तो हमें एक फ़लसफ़ा नज़र आता है, ज़िंदगी गुजारने के उसूल नज़र आते हैं और फॉरवर्ड थिंकिंग नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। अमजद साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ, हम हमेशा बात करते हैं कि एक फ़लसफ़े, एक विज़न के तहत पाकिस्तान का क़याम हुआ और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस और दौर नशेब व फराज हमारे मुल्क ने, हमारी कौम ने देखे। लेकिन आज जिस किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना है, खुसूसन इस पेंडेमिक का अगर जिक्र किया जाए, तो आप क्या तसव्वुर करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इन चैलेंजेस के अगेंस्ट? अच्छा, देखिए, बात यह है कि पेंडेमिक तो अब एक वक्ती सी एक सिचुएशन है, इंशाल्लाह ये जल्दी निकल जाएगी जी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ है, 73 बरस हो गए हमें एक नए मुल्क में रहते हुए, जिसको हमने बड़ी आरजुओं से, बड़े शौक से बनाया था, और एक यानी जिसको कहना चाहिए कि उसके लिए एक हमारे पास कुछ दलाइल थे कि हम किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक अलहदा खित्ता ज़मीन जो है वो लिया। तो हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये था कि जो हमारी तारीख़ रही है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जो एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको मुल्क में अपना ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो प्रॉपर स्पेस जो है वो नहीं मिल रही थी, और उसी की तलाश में आकर ये सिलसिला बना कि हम एक अलग मुल्क बनाएं और फिर उस मुल्क में वो सारी चीज़ें जो हम करना चाहते थे, जो हमारी आरज़ू में उम्मीदें हैं, उनको करें। अब अगर हम देखते हैं तो 73 बरस में मुमकिन है बहुत सारी चीज़ें उस तरह से ना हो पाई हों, मगर मेरे ख्याल में ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर हम दुनिया को देखने की कोशिश करें, इसकी तारीख को समझने की कोशिश करें, और जो मफादात बड़ी ताकतवर कौमों के दुनिया में हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं,
तो हम लोग जो हैं वो आ जाते हैं रिसीविंग एंड पे। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं अमजद साहब, चूंकि और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिन उसूलों के तहत हमने इस मुल्क का क़याम किया था और जद्दोजहद की थी और हमारे पुरखों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उसमें बड़ा अहम है कि हमारे दीन के दिए हुए उसूल, जैसे आज भी बात की जाती है कि पाकिस्तान विल बी फैशन्ड अराउंड रियासतुल मदीना। लेकिन शहजाद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अक्सर पाकिस्तान के देरीना मसाइल के लिए, चैलेंजेस के लिए कहा जाता है कि जी 5-10 साल का अरसा कुछ भी नहीं है, लंबा अरसा लगेगा इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और कौमों की ज़िंदगी में हम ये जुमला सुनते हुए बड़े हुए हैं कि कौमों की ज़िंदगी में 5, 10, 20 साल कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आज अगर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है, जब तक वो 25-28 साल का होगा, इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क 100 बरस का हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि किन इशूज़ पे हमें आज फोकस करने की ज़रूरत है ताकि इंशाल्लाह ताला जब हमारा मुल्क एक सदी मुकम्मल करे तो वो प्रॉब्लम्स हमारे वो नौजवान फेस ना कर रहे हों? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सदरा। देखिए, अमजद साहब ने जैसे बात की और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री के बारे में ऑब्वियसली, और हम सारे उनके फ़ैन हैं, बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने कि कौमों की ज़िंदगियों के अंदर ये वक्त कुछ भी नहीं होता। मैं जो एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, जो आपने कहा हम 100 साल के हो जाएंगे, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्या हम कितनी डाइवर्सिफाइड मुल्क हैं, कितनी कौमें यहाँ पर रहती हैं, कितना कॉस्मोपॉलिटन ये मुल्क है, बट जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होती है ना, वो किसी भी मुल्क को बचाती हैं। सही। अगर आपके मुल्क में इजादात नहीं हो रही होंगी तो आप जो है वो लोगों के दुनिया के रहमो करम पर रहेंगे। सही। तो इजादात नहीं होने का रीजन क्या होता है? देखिए, इजादात होती है यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज नहीं है और ना ही बनने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जब कोई इजादात नहीं होंगी तो फिर हमारी लैंग्वेज भी खत्म होगी, हम बोरो भी करेंगे, हम रहमो करम पे भी रहेंगे। तो एक फोकस करना शुरू करना चाहिए आज कि बच्चों को सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप करें। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं भी बना सकते अच्छी, तो स्कूलों के अंदर ऐसा निसाब, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर बच्चा सवाल पूछ सके। अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो इजादात नहीं होंगी, इन्वेंशंस नहीं होंगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि नहीं, वेरी वेल सेड। आलिया भाभी, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। बच्चे की ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है बचपन में ही हम उसकी सवाल करने की सलाहियत को हम एक तरह से दबा देते हैं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि जब बड़े हो जाते हैं यही बच्चे तो इन्हीं बिहेवियर्स को आगे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है, किसकी हैसियत है, किसके पास ये हुकूक मौजूद हैं कि वो सवाल कर सकता है। ख़वातीन अपने आप को पिसा हुआ तबका महसूस करती हैं, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपने आप को पिसा हुआ तबका महसूस करता है। इंसाफ पे मबनी एक माशरा कैसे बनाया जा सकता है? सबने अपने हिसाब से बेहतरीन बात की, अमजद साहब ने भी, शहजाद साहब ने भी, और उन्होंने अपने फील्ड के हवाले से कहा। मैं क्योंकि शेल्टर होम रन करती हूँ तो मैं रिश्तों के हवाले से बात करूँगी, और क्योंकि हम फ्री लीगल एड देते हैं हमारा इदारा, तो हम इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। इंसाफ जिस माशरे में कायम हो जाता है वो माशरा हमेशा तरक्की करता है। हमारे माशरे में हम अगर नौजवानों को ये कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो फिर तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, और हम उन्हें नौकरियाँ फराहम नहीं कर पाते, तो फिर वही बच्चे हमसे खड़े होकर सवाल करते हैं कि हमारी तालीम के साथ क्या इंसाफ किया गया, हमारी उस मेहनत के साथ क्या इंसाफ किया गया। नहीं किया गया तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह जब मजदूर होता है, मजदूर बहुत तन मन धन लगाकर वो अपनी मजदूरी करता है, लेकिन जब उसको उसकी उजरत प्रॉपर नहीं मिलती, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो भी अपनी मेहनत से किसी हद तक वो नाला नजर आ रहा होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या वफादारी और ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ मुझे वो चीज़ें वापस मिल रही हैं? वो नहीं मिल रही होती हैं। इन सारे इंसाफ को लेते हुए अब मैं घर के अंदर एक फैमिली यूनिट पर आ जाती हूँ। जब मैं फैमिली यूनिट की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी यही सवाल होता है कि आम तौर से औरत और बच्चा, ये हमारे यहाँ वैसे तो सभी पिस रहे हैं, लेकिन ये खास तौर पर ज्यादा पिस रहे हैं। बिल्कुल। तो जब इनकी बात आती है तो औरत भी यही कहती है कि मैं घर के अंदर भी बैठती हूँ, मैं सारे काम भी करती हूँ, फैमिली को भी लेकर चलती हूँ, क्या उसके बाद मेरे साथ इंसाफ होता है? क्या मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है जिसकी मैं हकदार हूँ? क्या वो मोहब्बत मुझे दी जाती है जिसकी मैं हकदार हूँ? तो यहाँ पर भी मुझे हक तलफी नजर आती है, और सारी हक तलफियाँ तो जैसे तैसे करके पाकिस्तान सहार रहा है और अपने आप को सलामत रखा है, और अल्लाह इसको रहती दुनिया तक सलामत रखे। लेकिन जो मैं घर के अंदर तकालीफ देख रही हूँ, जो मैं रिश्तों के अंदर तकालीफ देख रही हूँ, ये अल्लाह ताला करे कि हम इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल कर लें, क्योंकि इसका नुकसान मुझे बाकी नुकसानात से ज्यादा नजर आ रहा है कि अगर रिश्ते टूटे या रिश्ते कमजोर पड़े तो मुल्क को बहुत नुकसान। और ये हमारा खासा है। अगर आप बात करें कि इस खित्ते को और हमारे मुल्क को, हमारी कौम को क्या चीज़ यूनिक बनाती है, तो यही एहसास और दर्दमंदी है। और हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप ये
समझें कि जी मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही करना पहला कदम है उनको सॉल्व करने से। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है हमें, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलती हूँ। आज एक ख़ास मेहमान को हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अहमद, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड फ्लूट प्लेयर हैं, बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं, और आपको इनके बारे में बताएं कि ये एंथ्रोपोलॉजी और म्यूज़िक के लेक्चरर हैं एट द हबीब यूनिवर्सिटी। सो नॉट ओनली वेरी टैलेंटेड, वेरी लर्नड, लेकिन एक ख़ास रुग़बत रखते हैं हमारे अपने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। क्या हाल चाल है आपके दानियाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। 27 रमज़ान मुबारक की, जिसको हम पाकिस्तान डे के तौर पे भी मनाते हैं, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाह रही थी क्योंकि हम दोनों फ्लेवर्स को साथ लेके चलेंगे, एक रमज़ान का तक़द्दुस भी है और यकीनन हमारे लिए आज सेलिब्रेशन का दिन भी है। तो ब्रेक पे जाने से पहले दानियाल, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मुझे बताएं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन बांसुरी पे बुर्दा शरीफ की मैंने आपको ऑनलाइन करते हुए देखा है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप स्पेशली वो परफॉर्म करें। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत, यकीनन खुशियों का, बरकतों का, रहमतों का दिन, जब हम अपने रब की बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन पाकिस्तान का, इस आज़ाद मुमलिकत का, जहां हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, जहां हमारे हुकूक को कोई सल्ब नहीं करता, इस नेमत को हमें कई दफ़ा गिनना चाहिए। हमारे ही सामने है। पहले हम समझते थे कि शायद इसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन इस खित्ते में देखें, दुनिया में नज़र डालें, कितने लोगों ने अपनी आज़ादी को आनन फानन खोया है, और जब कोई नेमत आपसे छिन जाती है तब एहसास होता है उसने आपकी ज़िंदगी को कितना पुरनूर बनाया हुआ था। एक दफ़ा फिर जी वेलकम करते हैं हमारे पैनल को। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा, शहजाद रॉय और अमजद इस्लाम अमजद साहब। अमजद साहब, मुझे बताइएगा कि जब आप हमारे इर्द गिर्द अब नौजवानों को देखते हैं, एक बात अल्लामा इकबाल साहब ने कही थी कि नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है इसके पास चीज़ें बड़ी तेज़ी से आई हैं, और कई दफ़ा हम बुज़ुर्गों का सुनते हुए देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी वो जो तक़द्दुस था, एहतराम था, वो पीछे रह गया। नौजवान नस्ल कहती है कि जी ये दौर बहुत मुख्तलिफ है, इसमें जो टूल्स चाहिए वो समझ ही नहीं पाते, हमारा कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है। किस तरह देखते हैं आप इन मसाइल को? नहीं, देखिए, इसमें जुज़वी हकीकत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं जी कि पिछले 40-50 साल में दुनिया जिस तेज़ी से बदली है और जिस यानी अपसाइड डाउन हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें यकीनन वो जो एक ख़ास तरह का ठहराव था बुज़ुर्गों में और नौजवान नस्ल में, एक दूसरे के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन थी, डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन ये फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनकी जो नौइयत या शक्ल जो है वो बदल गई हो। मैं ये समझता हूँ कि जैसे भी शहजाद भी जिक्र कर रहे थे, जब तक हम अपने कौम के अफराद को तालीम नहीं देंगे, जहालत से नहीं निकालेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे और उनको उनकी जो सलाहियतें हैं उनको सामने आने का मौका देंगे, तो ये असल रास्ता है मुल्क की तरक्की का। जहाँ तक नौजवानों का ये मसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज है। ये अगर दोनों तरफ से ठंडे दिलो दिमाग के साथ इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक ऐसा तरीका जो है नया बना लें कि जिसमें नई नस्ल और पुरानी नस्ल जो है वो साथ साथ जिंदगी गुजार सकते। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जेनरेशंस का भी मसला नहीं अमजद साहब, अक्सर ऐसा लगता है कि नौजवानों का, अगर आपका जो तबका फ़िक्र है, आपका जो सोचने का अंदाज़ है मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त भी नज़र आता है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते, इख्तिलाफ राय की कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो बेसिक बुनियादी तौर पर वो तहजीब की कमी है। देखिए, अब जब एक ग्रूमिंग होती है ना, एक इंडिविजुअल की होती है, एक मुआशरे की होती है। सही। जब एक मुआशरा जो है वो ऊपर को जाता है, यानी उसके लोग पढ़ते लिखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, जिंदगी की हकीकतों को समझते हैं, तो खुद ब खुद उनके अंदर जो है ये टॉलरेंस जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों पर क्लैश करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने मफादात जो है उनको ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत कौमी मफादात पे या इज्तिमाई मफादात पे, तो फिर वो इंटॉलरेंस जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटॉलरेंस है इसको कम किया जा सकता है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं।
अच्छा, मेरा पूरा पैनल इस बात पे मुत्तफ़िक है कि तालीम और तरबियत से ही भलाई का, बेहतरी का रास्ता निकलेगा। लेकिन शहजाद, आई हैव ऑलवेज सीन यू एडवोकेटिंग एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन इस वक्त तो जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनका निज़ाम भी, यानी उनका भी पूरा तालीमी तसलसल टूट गया है। और दूसरा जो बात की जा रही थी पहले, इससे पहले पेंडेमिक से पहले एक हमारे यहाँ डिस्कोर्स शुरू हुआ था सिंगल नेशनल करिकुलम का, कि जो आपसी तबकाती फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। आप इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? आई मीन दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, हाउ विल वी रिज्यूम एजुकेशन? क्या एजुकेशन की शक्ल हमेशा के लिए बदल गई है? और दूसरा ये कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या आपको लगता है पाकिस्तान को मदद करेगा? देखिए, एक तो पहले जो टॉलरेट करने की बात की जा रही है, मैं इस पर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, बट लेकिन आपने सवाल कोई और किया तो मैं तो जाऊंगा, बट आई विल जस्ट क्विकली कमेंट ऑन दिस। देखिए, बचपन से बच्चों को टॉलरेट करना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि टॉलरेट करना होता है कि आप बर्दाश्त करते हैं कुछ चीजें। बहुत जरूरी है हम को एग्जिस्ट करना सिखाएं उनको। हम उनको बताएं कि को एग्जिस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आप बर्दाश्त डालते हैं, दैट मींस इफ यू डोंट लाइक समवन, यू जस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं आप उनको। एग्जैक्टली, यू नो, डाइवर्सिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता, वहाँ पर को एग्जिस्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, स्कूलों का ये जो पेंडेमिक के अंदर हुआ है, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स और बाकी, देखें इसके अंदर ये जो ई लर्निंग वगैरह शुरू हुई है, इससे मजीद एक्सपोज हुआ हमारा सिस्टम। ये तमाम इश्यूज हमारे पास पहले से ही थे। ये कोई ई लर्निंग होने से कोई चीज़ें सिर्फ हमारे पास इतनी बड़ी होकर सामने आ गई हैं कि हमारे एजुकेशन निज़ाम में मसले क्या क्या हैं। सो ये ई लर्निंग खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए तो वैसे ही नहीं चलती। तो पेंडेमिक जो है इसने एक्सपोज किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारे इशूज़ हैं। और तालीमी निज़ाम पहले ही कोई इतना अच्छा नहीं था कि पेंडेमिक के अंदर आकर हम बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बुरा है, और बुरा इन द सेंस व्हेन आई से बुरा, दैट मींस कि थिंकिंग इंडिविजुअल नहीं बनाता है। तो जो वो स्कूल में रट रहे थे वही ई लर्निंग में रट रहे हैं, और ई लर्निंग तो वैसे ही बच्चों के लिए बेहतर नहीं। तो हमें तो निज़ाम को ठीक करना है। सो मेरे लिए ये सबसे खतरनाक बात पेंडेमिक में ये हुई है कि बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा, पढ़ाई का मुझे मसला नहीं हुआ, पढ़ाई कोई ऐसी नहीं थी कि, लेकिन जो बच्चे नहीं मिल पा रहे आपस में, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, देखिए इस मुल्क को ये एक अच्छी एफर्ट है जो की गई है, बट करिकुलम हमारे मुल्क का कभी भी इशू नहीं था। हमारे मुल्क का इशू सिलेबस था, जो किताबें हैं। करिकुलम तो एक गाइडलाइन होती है, सिलेबस हमारा इशू था, और सिलेबस से ज्यादा बड़ा इशू हमारे टीचर्स थे, और टीचर्स से भी ज्यादा बड़ा इशू हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो करिकुलम शायद चौथे पांचवें नंबर पे आता था, बट हमने पहले करने की कोशिश की है। तो मुझे कोई इतना पेंडेमिक की वजह से सोशलाइज करने का मसला हुआ है बच्चों का। पढ़ाई हमारी वैसे ही काफी फारिग थी, और अब भी वैसे ही है। सही। तो आपको लगता है कि तालीम के निज़ाम को ओवरऑल जो मेजर सिस्टेमिक चेंजेस की ज़रूरत है, उसके अंदर येस द करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। आलिया भाभी, आप क्या कहेंगी इस पूरे ढांचे में? और लगता है मुझे कि खातून आप पैनल में हैं, तो मुझे सारे वो जो फीमेल रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड सवालात मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करती हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज यू हैव सच एन एक्सपोजर टू दीज इशूज़। मुझे बताएं कि आज की खातून साल 2021 में, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, हमें सक्सेसफुल स्टार्स हर फील्ड में नज़र आते हैं, यानी ख़वातीन के रूप में, लेकिन फिर भी हमारी सोच काफ़ी रिग्रेसिव हो गई। यानी अगर 70 की दहाई में, 80 की दहाई में एक पारसी खातून है, वो एक स्कर्ट पहन के भी पाकिस्तान में घूम सकती है, किसी ने साड़ी पहनी हो तो उसको जज नहीं। अब हमने पहनावों पे, अपीयरेंसेस पे लोगों को जज करना ज़्यादा हार्शली शुरू कर दिया है। इससे जो स्पेस है खातून के लिए परफॉर्म करने के लिए, वो और कम हो जाती है। आप कैसे देखती हैं इस इशू को? मैं शुरू तो स्टूडेंट से करती हूँ। बेशक मेरे मुल्क में जहाँ तक हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, निज़ाम में कमी हमें नज़र आती है, लेकिन मेरे ही मुल्क के बच्चे वो इंडिविजुअल हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो दुनिया में जाते हैं और वो अपना नाम बनाते हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में नाम बनाते हैं कि इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन हमारे लोगों का वहाँ पर एक नाम मकाम, चाहे डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हैं, मौजूद है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मुल्क में बेहतरीन लोग, बेहतरीन स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सोच, इंटेलेक्ट सब मौजूद है। दुख इस बात का है कि दुनिया उनको यहाँ से ले जाती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। वो फिर हम पाकिस्तान को सर्व करने के बजाय उन ममालिक में सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वही उनको इज्जत देते हैं, वही मकाम देते हैं, वही उन्हें रास्ते दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास रेमिटेंस आती है, तो मैं फिर कह दूं कि हमारी रूट्स, पाकिस्तान की रूट्स बहुत मजबूत हैं। हमारे लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, वो अपने मुल्क को, अपने लोगों को, रिश्तों को याद रखते हैं, वो वहाँ जाके भी हमारी मदद करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ औरतों की तरफ। माँ वो हस्ती है जो पूरी अल्लाह के बाद पूरी कायनात को वही लेकर चलती है, ऐसा मेरा मानना है।
कि माँ ही हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट माँ तैयार कर रही होती है। लेकिन जब माँ को ही तनकीद का निशाना बना दिया जाए और लिबास पे जज करना शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी। मैं एक बैलेंस बात करने की कोशिश करूंगी कि आप लिबास पर जज भी नहीं करेंगे और औरतों को ये कहूंगी कि जैसा देश वैसा भेस। अगर हमें बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हमें निकलना ही है तो जब तक लोग इस चीज़ को समझ ना पाए हम अपने आप को थोड़े उस तरह से बाहर निकालें ताकि उसको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन जिसका जो लिबास है, जैसे आपने पारसी का कहा कि उनका एक मखसूस लिबास है, इसी तरह हिंदू लोग हमारे पास मौजूद है। हमारे पास तो माशाल्लाह खूबसूरत मुल्क है, गुलदस्ता है, हर कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। तो जिसका जो लिबास है वो उसका अपना मसला है, आप उस पर क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं कर सकते कि आप जजमेंटल हो जाएं। और आप अपने किरदार के जामिन हैं। जिसको किरदार बनाना है, जिसको किरदार साजी करनी है, लिबास को करना है, अपने आप को करके दिखाएं। माशरा ऐसे बदलता है, माशरा ऐसे बदलता है कि जो चीजें अच्छी होती हैं आप उसको करते जाइए, वो खुद ब खुद एक्सेप्ट होती चली जाती है। अच्छा, हमेशा हम जब कल्चर की और अपने अपने सकाफत की बात करते हैं, लोग समझते हैं ये कोई मुंजमद फ्रोजन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक ही जैसे रहने वाली है। इसमें ये ज़िंदगी है, ये अलाइव है, इसमें हरकत है। आप देखेंगे कि कई पुरानी आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो चाहे फेज़ आउट होती हैं, फिर वो अपना कम बैक करती हैं, उसमें मज़ीद और सारे रंग और बहुत सारी खुशबुएं शामिल हो जाती हैं। तो हमारे पास इतनी वुसअत होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को एंटरटेन करते रहें। और जिस तरह के शहजाद भी कह रहे थे, आई थिंक इट इज़ वेरी वेल सेड, और उसको री एम्फसाइज करना चाहिए कि हम सिर्फ टॉलरेंस की बात ना करें, बर्दाश्त की बात ना करें। को एग्जिस्टेंस में जो खूबसूरती है कि आप दूसरे को सेलिब्रेट भी करते हैं, दूसरे को स्पेस भी देते हैं। अगर उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको सीखते भी हैं। तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी इसी तरह। लेकिन दानियाल, आपकी तरफ आना चाहेंगे। रमज़ान का महीना है और यकीनन हमारे अपने मुल्क से हमें मोहब्बत नहीं, हमें इश्क है। तो यकीनन आपसे गुजारिश करेंगे कि एक खूबसूरत सा मिली नग़मा आप अगर बांसुरी की रेंडिशन में हमें सुनाएं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पाँ इसके। बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन बांसुरी पे आप सुन रहे थे दानियाल की तरफ से। दानियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और यकीनन ये एक ऐसा वादा है जो पाकिस्तान की हर नस्ल, हर नौजवान नस्ल एक तरह से विरासत में पाती है और यकीनन इसको लेकर आगे हमने बढ़ना है। इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ चलें, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमजद साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ खूबसूरत सी पोइट्री, कुछ खूबसूरत से अशार आप हमारे व्यूअर्स के नाम करें इस मौके पे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान डे है और यकीनन आपके कहने से हमारी हिम्मत बनती है और उम्मीद के दिए जलते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी जो करिकुलम की जी, मैं उसमें एक बात करके फिर मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में देखें, शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की कि सिलेबस जो है उसको और करिकुलम को हमें आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए जी। और ये जो करिकुलम है इसको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी आए कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा जो है जब वो जिंदगी को विजुअलाइज करे तो वो उसके लिए वो एक खिड़की जो है वो सबके लिए खुली हो। और दूसरी ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, मैं चाहता हूं कि हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग की तरफ शायद तवज्जो नहीं देते हैं। उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे रही, लेकिन ये एक स्किल है, तो टीचिंग स्किल जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ इसी रेफरेंस से, जिस हवाले से ये वतन हमारा है हम बात कर रहे थे। नौजवानों के लिए एक छोटी सी नज़्म है, उसका उन्वान है करो जो बात करनी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, डू इट नाउ। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी। वाह,
बहुत शुक्रिया इस पैगाम के लिए, और यकीनन आज ही का मौका है, यही लम्हा है, कर गुजरिए जो आपके दिल में है और अपने विजन को, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मायनाज शायर और इंटेलेक्चुअल जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे वो सेगमेंट जो आपका बहुत फेवरेट है, यानी उलमा इकराम से रहनुमाई लेंगे। यकीनन इस माशरे में जहाँ हम कहते हैं कि आज के पाकिस्तान को रियासतुल मदीना की तरह फैशन करना है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या हमारे फ़राइज़ हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।